संस्कृत में अनुवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में आपको संस्कृत में अनुवाद करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो ये जानो कि अनुवाद होता क्या है। बच्चों, किसी एक भाषा के वाक्य को, किसी एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में इस प्रकार लिख देना या कह देना कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, अनुवाद कहलाता है। क्या है अनुवाद? कि हम एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में कह रहे हैं या लिख रहे हैं, जिससे कि दोनों के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो हमारा आज की इस वीडियो में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना बताया जा रहा है। तो हिंदी में लिखे गए वाक्य को किस प्रकार संस्कृत में सही रूप से लिखें कि उसका अर्थ वैसे का वैसा ही हो। तो यही हमारा आज का लर्निंग आउटकम है कि छात्र हिंदी वाक्यों का संस्कृत में उचित रूप से अनुवाद कर सकेंगे। उचित शब्द पर ध्यान दो कि उचित इसी बात को बता रहा है कि जो आप लिखेंगे संस्कृत में वह वही अर्थ बताएगा जैसा कि उसका अर्थ हिंदी में था। तो आगे देखें कि उचित रूप से, सही रूप से अनुवाद करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना आवश्यक है। अनुवाद हेतु आवश्यक पूर्व ज्ञान। बच्चों, अनुवाद में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में या किसी भी भाषा में आप अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह से व्याकरण की बहुत सारी बातें सीखते हैं। अनुवाद में सामूहिक रूप से उन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है ना। तो आप ये सभी चीज़ें जो यहाँ आपको बताई जा रही हैं, ये आप इस कक्षा में या पिछली कक्षा में कहीं ना कहीं अलग अलग सीख चुके हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहले लकार की पहचान होनी चाहिए, लकार यानी काल। फिर धातुओं और धातु रूपों का ज्ञान होना चाहिए। कर्ता क्रिया के मेल का पता होना चाहिए। शब्द रूप एवं सर्वनाम रूप आने चाहिए। कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति प्रयोग करना आना चाहिए। अव्यय पद पता होने चाहिए। विशेषण विशेष्य का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह आपको जानना चाहिए। सामान्य उपपद विभक्तियाँ, उन उपपद विभक्तियों के नियम यानी किस शब्द के साथ क्या विभक्ति लगती है, ये जो सामान्य प्रयोग वाले हैं आपको पता होने चाहिए। और संख्याएं। तो अब आपने ये सारी चीज़ें देखी तो आप जान सकते हैं कि इन सभी के बारे में आपने अलग अलग जगह पूरा विस्तार से पढ़ा है। तो इस वीडियो में आपको विस्तार से इनके बारे में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ इतना संकेत दिया जाएगा कि आप उनका ध्यान करके वाक्य को सही रूप से अनुवाद कर सकें। आओ एक एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले लकार। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, इसके रूप होते हैं पठति पठतः पठन्ति। लृट लकार या भविष्य काल, इसके रूप होते हैं पठिष्यति पठिष्यतः, इस प्रकार होते हैं। लंग लकार या भूतकाल, भूतकाल के रूप होते हैं अपठत अपठताम। लोट लकार आज्ञा या अनुमति के लिए पठतु पठताम पठन्तु। और विधिलिंग चाहिए के लिए प्रयोग होता है, इसके रूप होते हैं पठेत पठेताम पठेयुः। बच्चों, जैसा कि आपसे पहले ही कहा कि यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं होगी, हर विषय पर आपको सिर्फ संक्षेप में बताया जाएगा। तो यहाँ केवल पठ धातु के रूपों के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार किस लकार में या किस काल में क्रियापद होते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको इन लकारों का या क्रियापदों का ध्यान रखना है कि अगर वर्तमान काल का वाक्य है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके क्रियापद पठति, पठता, पठन्ति या अन्य किसी भी धातु में इसी प्रकार होंगे। अच्छा, एक बात मैं और आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हो सकता है आपकी कक्षा में अभी तक आपने 3 ही लकार पढ़े हों या आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई 2 ही लकारों से संबंधित अनुवाद पूछे जाते हों, तो आपको उतने ही उन लकारों का उसी प्रकार ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ ऑन द होल कि सारे 5 लकार और उनके रूप आपको पता होने चाहिए। अब उदाहरण देखो, नीचे 3 वाक्य लिखे हैं। मैं पत्र लिखूंगा, तो ये हिंदी में वाक्य लिखा है। इसको देखकर सबसे पहले आपको लकार की या काल की पहचान होनी चाहिए कि ये लकार वर्तमान काल है या लट लकार है। अगर आपको लट लिट याद नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान काल में संस्कृत में किस प्रकार क्रियापद होते हैं, धातु रूप होते हैं, ये जरूर याद रखना है। उसने पत्र लिखा, ये कौन सा काल है? हाँ, भूतकाल, पास्ट टेंस हो गया है ना। तो पास्ट टेंस के रूप अपठत अपठताम करके होंगे या अगच्छत अगच्छताम इस प्रकार होंगे, दूसरी कोई भी धातु हो। फिर वह पत्र लिखे, लिखे ये आज्ञा या आदेश दिया जा रहा है, ये लोट लकार है। तो सबसे पहले याद रखना है कि वाक्य किस लकार का या किस काल का है और उसके क्रियापद किस प्रकार होंगे। बात समझ में आई सबको? ठीक, तो आगे देखें। अब दूसरे नंबर पर क्या चीज आपको पता होनी चाहिए? प्रमुख धातुएं। हमने काल की या लकार की तो पहचान कर ली, लेकिन अगर लिखता है, खाता है, बैठता है, इनके लिए संस्कृत में कौन सी धातुएं हैं, किस और उन धातुओं का आपको पता होना चाहिए। कि जाने को गम कहते हैं, उसके रूप गच के अनुसार चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है बच्चों, क्योंकि जब ये संस्कृत पढ़ना शुरू करता है बच्चा तो बिल्कुल प्रारंभ में ही उसे सिखाई जाती है और बार बार इस चीज़ को दोहराया भी जाता है। तो किस क्रिया के लिए संस्कृत में कौन सी धातु आती है ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख धातुएं हैं पठ, पढ़ना, गम, जाना, वध, बोलना, नम, नमस्कार करना, धाव, दौड़ना, क्रीड, खेलना, भ्रम, घूमना, पच, पकाना, स्मृ, याद रखना, तर, तैरना, विकस, खिलना, पा या पिब, पीना, दृश्य या पश्य, देखना, स्था या तिष्ठ, स्थातिष्ठ में चेंज हो जाती है ना, सबको पता है ये चीजें, है ना। तो स्था या तिष्ठ का अर्थ है बैठना। तो संस्कृत धातुओं के हिंदी में अर्थ पता होना तो एक बात है, लेकिन हिंदी में लिखे हुए वाक्य में क्रिया को देखकर उसे संस्कृत में क्या कहते हैं ये याद आना चाहिए। तो इसके लिए आप ये तो आप याद रखेंगे ही, और धातुएं याद रखना और पठ, अस और क्री, इन तीनों बेसिक धातुओं के रूप 5 लकारों में या जो भी लकार आपने पढ़े हैं उनमें आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी धातुओं के रूप पठ के समान होते हैं। ऊपर जितनी धातुएं लिखी गई हैं इन सब के रूप पठ के समान होते हैं, है ना। तो पठ के रूप 5 लकारों में आए तो आपको कितनी सारी धातुओं के रूप आ गए 5 लकारों में। अस और क्री के रूप डिफरेंट होते हैं तो उन्हें अलग से याद रखना है। तो ये दूसरी चीज हुई। सबसे पहले हमने लकार की पहचान की और फिर क्रिया या धातु और धातु रूप पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कर्ता क्रिया का मेल, कर्ता क्रिया मेलन। आप इसमें देख रहे हैं कि पुरुष वचन के अनुसार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रियापदों के साथ कौन से सर्वनाम आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, इन सर्वनामों की
क्रियापदों के साथ मैचिंग करना आपको पता होना चाहिए। तो अन्य किसी भी लकार की धातु रूपों में इसी प्रकार से इनका मेल होता है, तो आप इन्हें याद रखें। और इन सर्वनामों के सिवा और किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रूप उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाई जाती हैं। हाँ, चौथे नंबर पर शब्द रूप और सर्वनाम रूप आने चाहिए। बालक, लता, फल, ये तीनों सबसे प्रारंभिक बेसिक रूप हैं। इसी प्रकार तत्, एतत् और किम के सर्वनाम, अस्मद, युष्मद सर्वनामों के रूप, ये कम से कम आपको पता होने चाहिए। ये बच्चों वो चीज़ें हैं जिनमें से अधिकतर बिल्कुल प्रारंभ में 6th क्लास के पाठ्यक्रम में ही होती हैं। तो अब ये उदाहरण देखें। यह पुस्तक है। कितना सरल वाक्य है, छोटा सा बिल्कुल सरल वाक्य है, सीधा सा। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि यह को कहते क्या है संस्कृत में। बेशक आपको पता है, लेकिन एतत् का मतलब होता है यह, लेकिन हिंदी को देखकर आपको संस्कृत में याद आ जाना चाहिए। एतत् पुस्तकम अस्ति। तो इस प्रकार देखो, बिल्कुल सरल वाक्य था और कितने आसानी से इसका अनुवाद हो गया। फिर नेक्स्ट है कारक चिन्ह एवं विभक्ति प्रयोग। तो कारक चिन्ह कौन से हैं? कर्ता से लेकर अधिकरण तक 7 कारक और संबोधन, और कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति प्रयोग करना आप सीख चुके हैं। तो वाक्य को देखकर वाक्य में जहाँ कारक चिन्ह आए वहाँ विभक्ति किस प्रकार लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से, इसमें से शब्द आ गया, से चिन्ह आ गया। से के साथ पंचमी लगानी है, अलग होने के अर्थ में पंचमी आती है, ये चीज़ ध्यान आनी चाहिए। गंगा हिमालयात निर्गच्छति। तो इस प्रकार ये वाक्य बन जाएगा। फिर प्रमुख अव्यय पद पता होने चाहिए। अत्र, तत्र, अपि, बहि, कदा, अधुना, इतस्ततः, उपरि, अधः। ये सामान्य रूप से जो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं कि आपने कहना है यहाँ, वहाँ, बाहर, इधर उधर, तो ये जो सामान्य शब्द हैं इनको आपको संस्कृत में आना है चाहिए। फिर 7वें नंबर पर विशेषण विशेष्य प्रयोग। विशेषण और विशेष्य में लिंग, वचन और विभक्ति समान होते हैं। तो जब भी किसी वाक्य में किसी शब्द के लिए किसी विशेषण का प्रयोग किया गया हो, तो ध्यान रखें कि अगर पुल्लिंग का शब्द है तो उसके साथ पुल्लिंग का विशेषण आएगा। अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो उसके साथ स्त्रीलिंग का विशेषण आएगा। और अगर नपुंसक लिंग का शब्द है तो उसके साथ नपुंसक लिंग का विशेषण आएगा। अगर एक वचन का शब्द है तो एक वचन का विशेषण, और अगर बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन का विशेषण। विशेषण विशेष्य के मेल से या विशेषण विशेष्य का प्रयोग इसी प्रकार करना है। उदाहरण देख सकते हो, योग्यः शिष्यः, ये दोनों पुल्लिंग एक वचन के शब्द हैं। योग्या छात्रा, ये स्त्रीलिंग एक वचन के दोनों शब्द हैं। सुंदरम पुष्पम, पुष्पम नपुंसक लिंग है तो विशेषण सुंदर भी नपुंसक लिंग में होगा। हम यहाँ सुंदरः पुष्पम नहीं लिख सकते। सुंदराणी पुष्पाणी, अगर पुष्पाणी बहुवचन हुआ तो सुंदर शब्द भी बहुवचन में सुंदराणी बदल गया। फिर इसके साथ उपपद विभक्ति, जो आप सबने सीखी हैं कि किन विशेष शब्दों के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है। सह योगे तृतीया, सह अगर आ रहा है वाक्य में, साथ का अर्थ है तो वहाँ तृतीया विभक्ति लगानी है। दा योगे चतुर्थी, दा के साथ चतुर्थी। और बहि योगे पंचमी, बहि यानी बाहर, कहीं बाहर या बहि शब्द का प्रयोग करना है तो साथ में पंचमी लगानी है। ये चीज़ आपको वहाँ पता होनी चाहिए। फिर संख्या पद, 1 से 10 तक के संख्या पद तो अवश्य आने चाहिए, है ना। और 1 व 2 के लिए संख्याओं का प्रयोग ना करें। आपको ये सलाह है कि एक वचन या द्विवचन के शब्द से ही 1 या 2 का पता चल जाता है।
तो इनके लिए संख्याओं का प्रयोग ना करें, एक वचन या द्विवचन का शब्द ही लिखें। जैसे एक बालिका, तो इसके लिए अगर आप केवल बालिका लिखेंगे तो बालिका बच्चों एक वचन का शब्द है और उसका मतलब ही है एक बालिका। इसी प्रकार दो छात्र लिखना है तो आप द्वौ छात्रौ लिखने की जगह केवल छात्रौ लिखेंगे तो भी वो दो छात्र का अर्थ देगा। तो 1 से 10 तक के संख्या पद आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि 1 से 2 के लिए संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें थीं जो आपको अनुवाद करते समय ध्यान रखनी चाहिए। एक बार फिर इन्हें ध्यान कर लें। लकार, सबसे पहले कि 5 लकार हैं, पांचों लकारों में किस प्रकार उनके रूप चलते हैं, कौन सा लकार किस प्रकार होता है और उसके रूप। फिर प्रमुख धातुएं यानी और उनके अर्थ पता होने चाहिए। पट, अस और क्री के धातु रूप पांचों लकारों में या जो भी आपके पाठ्यक्रम में है कम उतने आने चाहिए। फिर कर्ता और क्रिया का मेल कि किस सर्वनाम के साथ या किस संज्ञा शब्द के साथ किस पुरुष वचन की क्रिया लगती है। नेक्स्ट, शब्द रूप और सर्वनाम रूप, बालक, लता और फल शब्दों के रूप। आगे देखो डॉट्स लगे हैं, यानी और भी अगर आपके आते हैं तो अच्छी बात है, और आपके कक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं तो और अच्छा है। जितने जो पढ़ाया जा रहा है सब आपको आना है, लेकिन बालक, लता और फल तो आने ही चाहिए। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग। इसी प्रकार तत्, एतत्, किम के सर्वनाम, अस्मद, युष्मद के रूप। फिर कारक चिन्ह और विभक्ति प्रयोग, कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति प्रयोग का पता होना चाहिए। अव्यय पद, विशेषण विशेष्य का प्रयोग जिसमें लिंग, वचन और विभक्ति समान होती है। उपपद विभक्तियाँ, इनके प्रमुख नियम, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रमुख रूप से कौन से होते हैं, यही 3 होते हैं। फिर संख्या पद, 1 से 10 तक की संख्याओं का पता होना चाहिए, है ना। बच्चों कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इतनी सारी चीज़ें आ गई अनुवाद में। तो बच्चों अनुवाद तो एक मल्टी स्किल्ड टास्क है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ आएंगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक शब्द को वहाँ पे नहीं फिल करना, एक नहीं बदलना, आपने पूरा वाक्य दूसरी भाषा में बदल कर लिखना है। तो वाक्य में अगर 3 या 4 शब्द हैं तो हो सकता है उनमें कोई संख्या हो सकता है उसमें कोई विशेषण हो, वहाँ लकार का या विभक्ति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को आपको पता होना चाहिए। हालांकि किसी एक वाक्य में ये सारी चीज़ें हों ऐसा नहीं होगा। अब कुछ अनुवाद के उदाहरण देखो। जब भी अनुवाद करना है तो हर वाक्य को देखकर कम से कम 3 चीज़ें उस वाक्य में पहचानने की कोशिश करो। कम से कम 3 चीज़ें, हो सकता है ना हो, 2 हो, कोई बात नहीं, लेकिन 2 या 3 चीज़ें अवश्य पहचानो। देखो, लकार हर वाक्य में जरूर पहचानना है। जैसे वाक्य है, वहाँ 2 बालक जा रहे हैं, तो देखो सबसे पहले लकार पहचान कर आगे लिखो। जा रहे हैं वर्तमान काल या लट लकार का वाक्य है। तो लट लकार आपने पहचान लिया और अब आपको पता है कि लट लकार के अनुसार किस प्रकार क्रिया होगी, पठती पढ़ता टाइप, है ना। फिर वचन लिखो आगे पहचान कर। वाक्य में दूसरी चीज हमें दिख रही है कि 2 बालक यानी द्विवचन का वाक्य है, इन्हें आगे कहीं लिख लें जिससे कि भूल ना जाए। फिर अब देखो वहाँ इसके लिए तो अव्यय आएगा तत्र, इसमें ये आपको पता होना चाहिए। और तत्र बालकौ गच्छतः, द्विवचन में बालकौ शब्द का प्रयोग हुआ और कर्ता के अनुसार, बालकौ के अनुसार, क्योंकि बालकौ द्विवचन का शब्द है तो गच्छतः क्रिया भी द्विवचन की आई। कर्ता और क्रिया का मेल, है ना, समान पुरुष वचन की क्रिया। तो इस प्रकार ये हमने एक वाक्य का अनुवाद किया। वृक्ष पर मोर बैठा है, सबसे पहले लकार बैठा है यानी लट लकार वर्तमान काल। फिर वृक्ष पर, देखो इस वाक्य में एक कारक चिन्ह है, पहले वाले वाक्य में नहीं आ रहा था, है ना, वहाँ कर्ता और क्रिया से ही काम हो रहा था। अब यहाँ कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह को अंडरलाइन कर लें। और पर से सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति,
तो वृक्ष पर मोर बैठा है। अब दो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि एक लट लकार का वाक्य है और एक वृक्ष में सप्तमी लगेगी। बाकी मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं या बैठने को क्या कहते हैं, ये तो इसके लिए पहले पता है आपको। तो वृक्षे मयूरः तिष्ठति, ठीक। तो तीसरा वाक्य देखो, तुम फल खाओगे। सबसे पहले क्या पहचानना है, लकार या काल। तो बच्चों ये लृट लकार का वाक्य है, भविष्य काल का। खाओगे, काम अभी हुआ नहीं, आगे फ्यूचर में होगा। और तुम से पता चला कि मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष हमने आगे पहचान कर लिखा। तो अब क्या वाक्य बना, त्वम फलम खादिष्यसि। देखो हर वाक्य में हम आगे लिख नहीं रहे कर्ता क्रिया का मेल, कर्ता क्रिया का मेल अवश्य ही होगा, है ना, कि अगर त्वम मध्यम पुरुष का सर्वनाम है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही होगी। पिताजी बाजार गए, गए पास्ट टेंस, लंग लकार, भूतकाल, आप किसी भी तरह से काल आगे लिखें। जनकः आपणम अगच्छत, ठीक है, बाजार को आपण कहते हैं और ये सामान्य शब्द है। पिताजी के लिए जनक शब्द आता है, ये भी आप जानते हैं। आज मोहन का जन्मदिन है, आज मोहन का जन्मदिन। हाँ, तो इसमें सबसे पहले पहचाना लकार, लट लकार, जन्मदिन है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का वाक्य है। और मोहन का को रेखांकित किया, अंडरलाइन किया, का से षष्ठी विभक्ति की पहचान की, यानी मोहन शब्द में षष्ठी लगाकर वाक्य बनेगा। तो अनुवाद इस प्रकार होगा, अद्य मोहनस्य जन्मदिवसः अस्ति। बच्चों यहाँ ध्यान रखो कि आगे पुरुष वचन या लकार या विभक्ति लिखना आवश्यक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो, क्योंकि 2 या 3 चीज़ें ध्यान रखनी है वाक्य में, हो सकता है लंबा वाक्य हो, ज़्यादा ध्यान रखनी हो सकें, तो आप अनुवाद करते समय किसी एक को भूल सकते हो और वहीं गलती हो जाएगी। तो आगे अवश्य लिख लें, अद्य मोहनस्य जन्मदिवसः अस्ति। अगर षष्ठी विभक्ति आगे ना लिखी हो तो शायद आप इस प्रकार अनुवाद कर दें, अद्य मोहनः जन्मदिवसः अस्ति। तो षष्ठी लिखी है तो आपको वो रिमाइंड कराएगी कि यहाँ विभक्ति लगानी है। तो इस प्रकार आप सरल संस्कृत वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। तो आपने अनुवाद करना सीखा, तो एक बार दोबारा इन्हें रीचेक करें। ये चेक लिस्ट है, जो भी वाक्य आपने अनुवाद जिनका किया, उनको एक बार अनुवाद करने के बाद पुनः ध्यान से देखें और चेक करें कि सबसे पहले लकार, क्या जिस लकार का वाक्य है आपने उसी लकार की क्रिया लगाई है। फिर कर्ता और क्रिया का मेल, यानी कर्ता का पुरुष वचन और क्रिया का पुरुष वचन समान है या नहीं है। फिर कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग आपने वाक्य में किया या नहीं किया। नेक्स्ट, कि विशेषण अगर कोई वाक्य में दिया हुआ है तो विशेषण और विशेष्य में समान लिंग विभक्ति वचन है या नहीं है। और अंतिम की उपपद विभक्ति अगर कोई है तो उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग हुआ या नहीं। तो ये चेकलिस्ट है। अनुवाद करने के बाद अपने वाक्यों को दोबारा चेक करें जिससे कोई गलती उसमें ना रहे। तो बच्चों, इस प्रकार आपने सीखा कि किस प्रकार हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में सही तरीके से अनुवाद किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें आपको पहले जाननी आवश्यक हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो उसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। और आपको स्टेप्स भी पता चल गए कि किस प्रकार अनुवाद करना है। तो आज का हमारा लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त हुआ। तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद, आज की क्लास के बाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में उचित रूप से अनुवाद कर सकेंगे। धन्यवाद।